नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्ञान, कला और संस्कृति की पावन भूमि बिहार पहुंचे, जहां उनका पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने पारंपरिक अंदाज में फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए की नई सरकार का गठन कर रही है। इसी अवसर पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे। सीएम धामी ने हर्ष और उत्साह के साथ भरे स्वागत के बीच सभी के आत्मीय और सम्मान के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पहुंचे बिहार, जहां सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में जहां वो शपथ ले रहे हैं, इस दौरान उन्हें बधाई देने को लेकर मौजूद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले, एयरपोर्ट पर हुआ सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत, जहां शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे पटना सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस अवसर पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार पहुंच रहे। सीएम धामी ने हर्ष और उत्साह के साथ भरे स्वागत के बीच सभी के आत्मीय और सम्मान के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बिहार, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया उनका स्वागत। वहीं सीएम नीतीश 10वीं बार शपथ ली और साथ ही को बताते चले, इसी को लेकर देश के हर राज्य से मंत्री पहुंच रहे हैं बिहार। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां लोक गायक गोविंद दिगारी के पिता हिम्मत सिंह की तबीयत जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में मौजूद चिकित्सीय टीम से उपचार प्रक्रिया, रिपोर्टों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बातचीत कर उनका हाल जाना और हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने ईश्वर से हिम्मत सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीज की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स से राज्य की सामाजिक उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार पर चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज सोशल मीडिया के जरिए नेतृत्व और जनता के बीच संवाद का दायरा और प्रभाव काफी बढ़ गया। इसी कारण वे विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। दुनिया के सबसे अधिक लोग आज उनको फॉलो करते हैं और आज उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल माध्यम को लोकतंत्र मजबूत करने का, डेमोक्रेसी को ताकत देने का एक सशक्त माध्यम बना दिया है। आज देश के नागरिकों को सरकार के प्रत्येक योजना, प्रत्येक निर्णय और नीतियों की जानकारी सभी तुरंत जो है मोबाइल में प्राप्त हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हम उत्तराखंड में भी डिजिटल उत्तराखंड निर्माण के लिए आज संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने राज्य में सोशल मीडिया के माध्यम से शासन को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी और जवाबदेही तय करने का भी माध्यम बनाया है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर राज्य के विभिन्न विभागों में, पुलिस विभाग, सभी से जनता आज सीधे कम्युनिकेशन कर सकती है, सीधे जुड़ सकती है, सीधे संवाद कर सकती है। और पहले के समय में ये शिकायतें दर्ज कराने के लिए बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालयों में जाना पड़ता था। परंतु आज सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तत्काल इसका समाधान भी मिल जाता है।
मैं स्वयं भी प्रत्येक दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले जो सुझाव हैं, शिकायतें हैं, जन समस्याएं हैं, उसकी मैं मॉनिटरिंग करता हूं, मैं देखता हूं। कई बार सिर्फ एक पोस्ट लाइव के कारण किसी बच्चे का इलाज भी संभव हुआ है, उनको मदद भी मिली है, किसी बुजुर्ग की पेंशन बहाल भी हुई है, किसी सड़क की मरम्मत को तेज गति मिली है जो काफी दिनों से अटकी हुई थी, या किसी आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने में भी सहायता मिली है, जो संवाद को सरल बना रहा है, पारदर्शी बना रहा है और प्रशासन को भी बहुत संवेदनशील बनाने का काम कर रहा है। परंतु जैसे ही सोशल मीडिया जैसे प्रभावी हथियार का, जहां ये सब एक तरफ से इतने सारी सहायता हो रही है, लाभ मिल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं तेजी से इसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। आज फेसबुक में, सोशल मीडिया में फेक न्यूज हैं, अफवाहें हैं, भ्रामक खबरें हैं, नेगेटिव नैरेटिव्स हैं। ये माध्यम से समाज में आज जो एक कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड चीजें, गलत नैरेटिव जो बनाए जाते हैं, इसकी एक प्रवृत्ति वो भी हम सब लोगों के लिए और समाज के लिए भी एक गंभीर चुनौती भी बनकर उभरी है। कुछ लोग सोशल मीडिया की जो ताकत है उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए नहीं कर रहे हैं और बल्कि आइडियोलॉजी में डिवीजन करने के लिए कर रहे हैं। लोगों में जो समाज में सामाजिक सौहार्द है, आपस में भाईचारा है, प्रेम है, उसको बिगाड़ने में, और सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें से भी आधा काट के, आधा पेस्ट करके, ऊपर का नीचे करके, नीचे का ऊपर करके जो बातें पूरी बोली गई हैं, जो योजनाएं पूरी लागू की गई हैं, उनको न बोलकर कहीं ना कहीं गलत धारणाएं फैलाने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी की जिम्मेदारी, जो सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लगातार इसमें एक्टिव रहते हैं, आप सबकी भूमिका कहीं और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग, उन्होंने यहाँ भ्रामक खबरें फैलाई, फेक नैरेटिव और झूठे प्रचार के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को आज बदनाम करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता के आड़ में किए जाने वाले ऐसे प्रयास हमारी परंपराओं, संस्कृति और सामाजिक समरसता के लिए बहुत गंभीर खतरा है। यह हम सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है कि कोई भी गलत खबर, भ्रामक खबर, तथ्यहीन या एंटी सोशल चीजें, समाज विरोधी सामग्री को न केवल तत्काल उसका फैक्ट चेक करें, बल्कि तथ्यात्मक रूप से जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। साथियों, कई बार कुछ नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर्स सरकार, समाज और धर्म और प्रदेश के गौरव से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनको तोड़ मरोड़ कर और भ्रामक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करके अधिक व्यूज और लाइक बटोरना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो प्रसिद्धि है और फॉलोअर्स की दौड़ के बीच एक बारीक रेखा होती है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, स्वाभिमान और अभिमान, स्वाभिमान और अभिमान, उसके बीच में इतनी बारीक लकीर होती है कि कई बार हमको पता ही नहीं लगता। हम सोचते हैं हम स्वाभिमानी हैं और वो हमारा स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है। उसी प्रकार से ये जो प्रसिद्धि और फॉलोअर्स की दौड़ है, इसके बीच में भी एक बारीक रेखा है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य की भी होती है। उसको भी हमको समझना होता है। जो क्रिएटर्स इस रेखा को
समझ लेता है, वो समाज को सही दिशा दे पाता है, समाज को अच्छा मार्गदर्शन कर पाता है। और जो नहीं समझ पाता है वो अनजाने में ही सही लेकिन गलत नैरेटिव्स का हिस्सा बन जाता है। उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून के माध्यम से अराजक तत्वों के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। और ये कदम देवभूमि के अस्तित्व को बचाने के लिए, मूल स्वरूप को खराब न होने देने के लिए ये कदम हमने उठाए हैं, जो हमारे आज के लिए भी जरूरी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है, आने वाले सालों के लिए भी जो बहुत जरूरी है। उनमें से ये हमारे जो उठाए गए कदम हैं उसका जो परिवर्तन है, जो उसका सकारात्मक रूप है, वो आने वाले वर्षों में दिखाई देगा बहुत तेजी से। इसके कारण से क्या हुआ कि जब हमने ऐसे कदम उठाए तो कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, अर्बन नक्सल गैंग हैं, ये लोग हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में अलग अलग नामों से फर्जी अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दें तो किसी का नाम अब्दुल कासिम है, अब नाम नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। किसी का नाम अर्जुन रावत के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर खुद को उत्तराखंड का मूल निवासी बताकर समाज में भ्रम फैलाने वाली पोस्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो कई बार प्रियंका कुमारी लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं पर कुछ और आ जाएगा। मैंने भी एक दो बार देखा कि अरे ये कौन प्रियंका कुमारी है, न तो उत्तराखंड में कोई पता दिखाई दे रहा है, न कोई फोटो दिखाई दे रहा है, न कोई पहले की पोस्ट दिखाई दे रही है। अभी 10 दिन में अकाउंट बना है और इसमें जो है 50,000 व्यूज आ गए एक साथ, 1,000 नीचे कमेंट लिखे हुए आ रहे हैं और 1,000 कमेंट में से 950 कमेंट तो नेगेटिव है सरकार के खिलाफ, मेरे खिलाफ, उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ, इस सब के फेक नैरेटिव। तो मैंने कहा अरे ये कैसे हो गया, इतना खराब तो नहीं है हम लोगों की परफॉर्मेंस। तो वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 वर्ष का समय बचा है, लेकिन मंगलौर विधानसभा से हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में जितना कार्य वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन कराएंगे उससे भी अधिक कार्य वह इस क्षेत्र में कराते रहेंगे। वहीं भडाना ने बिहार में बीजेपी की हालिया जीत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस वक्त देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है, जिससे पूरा देश प्रभावित है। इसी प्रभाव के चलते बिहार में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसा है कि पहले ही, क्योंकि बार बार बताना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर गांव को एक बार यहाँ पे बुला के उनका दर्शन करना, उनकी मंशा को पता करना कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, एक बेटे से, एक अपने बड़े से क्या क्या इच्छाएं होती है समाज में, तो उसका भी पता लगे, काम करने का तरीके का पता चले, लोग क्या चाहते हैं उस बात का पता चले। जैसे अभी एक माई बोल रही थी, भाई हम कलकत्ता से भी आगे के, हम सब कुछ जानते हैं। मैं कि जानते थे वो, पर सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। क्योंकि आज जो काम विधायक के कोटे के हैं उनको अगर वो नहीं करवाना चाहे तो वो नहीं करवाना। तो वहीं उत्तराखंड में खनन सुधारों में एक बार फिर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने राज्य की पारदर्शी और प्रभावी खनन व्यवस्था को देखते हुए 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी राज्य को 100 करोड़ मिले थे और अब कुल प्रोत्साहन राशि 200 करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के लिए निर्धारित 7 में से 6 सुधार सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। केंद्र सरकार ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड खनन सुधारों में सबसे प्रभावी और तेज राज्य है।
तो मैं आपको बताते चले, खनन सुधारों में उत्तराखंड देश में नंबर 1। धामी सरकार ने किए 7 में से 6 खनन सुधार, जिसे लेकर राज्य की आय भी बढ़ी है और वहीं रोजगार सृजन में भी तेजी देखने को मिली है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, खबर उत्तराखंड से है, जहां केंद्र सरकार ने राज्य की पारदर्शी और प्रभावी खनन व्यवस्था को देखते हुए 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी राज्य को 100 करोड़ मिले थे और अब कुल प्रोत्साहन राशि 200 करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के लिए निर्धारित 7 में से 6 सुधार सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए। केंद्र सरकार ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड खनन सुधारों में सबसे प्रभावी और तेज राज्य है। तो मैं आपको बता दें, खनन सुधारों में उत्तराखंड देश में नंबर 1 बनकर उभरा है, जिसे लेकर अब कारोबारी में भी तेजी आई है। तो वहीं उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित 7 दिवसीय सहकारिता मेला पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया है। समापन अवसर पर औषधीय पादक बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह पवार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में 13 से 19 नवंबर तक सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक द्वारा ये मेला आयोजित किया गया था। मेले में प्रतिदिन कई विभागों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की जानकारी दी। जिला सहकारी बैंक द्वारा किसानों और लाभार्थियों को चेक वितरित कर वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। तो वहीं आपको बताते चले, 7 दिवसीय सहकारिता मेले का समापन, जहां पुरस्कार वितरण के साथ ये समापन आयोजित किया गया। प्रताप सिंह पवार ने शिरकत की, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की। साथ ही सहभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो वहीं देहरादून में ड्रग फ्री कैंपस अभियान के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रेमनगर क्षेत्र स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया। इस अभियान को पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। निरीक्षण के दौरान 10 छात्रों में ब्लड सैंपल लिए गए, जबकि 45 छात्रों में मेडिकल जांच की गई। पुलिस के अनुसार सभी छात्रों से पहले ही ड्रग टेस्ट के लिए कंसेंट फॉर्म भी के पर शपथ भरवाए गए थे, जिसके बाद टीमें मौके पर पहुंची और एसएसपी देहरादून ने सख्त संदेश देते हुए कहा, छात्रों को नशे से दूर रखने और इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ आवश्यक होने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल जनपद के पाबो पैठानी मार्ग पर सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। चिपलघाट के पास स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में बस चालक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। तेज ब्रेक लगने के कारण बस का आधा हिस्सा सड़क के बाहर लटक गया और वह सीधे गहरी खाई की ओर झुक गई। सौभाग्य से सड़क किनारे मौजूद एक बड़ा पत्थर बस के नीचे सहारा बन गया, जिससे वह खाई में गिरने से बच गई। इस दौरान बस चालक को चोटें आई हैं, जबकि अन्य यात्री सुरक्षित है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि पत्थर का सहारा न मिलता तो बस गहरी खाई में गिर सकती थी और भयावह हादसा हो सकता था। तो वहीं पाबो पैठानी मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां खाई में गिरने से बसी बस स्कूटी चालक को बचाते हुए बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, जिसके चलते को बताते चले ये हादसा हुआ। तो वहीं हरिद्वार पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति एक बार फिर कारगर साबित हुई है, जहां पुलिस ने रुड़की क्षेत्र में बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस के करीब 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद किए हैं।
तो वहीं आपको बताते चले आरोपी से पुलिस ने जेवरात बरामद कर आगे की छानबीन भी शुरू कर दी है, जहां जानकारी के अनुसार आरोपी ने शेयर मार्केट में पैसा डुबोने और कर्ज बढ़ने के बाद चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मामला 17 नवंबर का है, जब एक महिला ने अपने घर से सोने के जेवर चोरी होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। थाना रुड़की में 7 तारीख को एक तहरीर मिली थी, जिसमें वादिनी ने ये बोला था कि रात के समय उसके घर से, जब वो घर पे नहीं थे, तो करीब 15-16 लाख का सामान, आभूषण और नगद सामान चोरी हो गया है। तो इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया, टीमें बनाई गई और टीमों ने लगातार काम किया। तो सीसीटीवी में उस पर्टिकुलर समय में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला था। उसके बारे में और डिटेल से काम करने पर थाने ने एक आकाश शर्मा नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जिसने सख्ती से पूछताछ करने पर अपने जुर्म को कबूला। और अच्छी बात यह कि जितना माल उस चोरी में गया था वो सारा का सारा रिकवर हो गया। चोर जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का आदी है। वहाँ घाटा होने पर कहता है कि मैं चोरी से इसको भरपाई करने का प्रयास कर रहा था। तो थाना रुड़की ने एक अच्छा काम करके, इसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। तो वहीं खबर रामनगर से, जहां कुमाऊं में उद्योगों के विस्तार को लेकर बड़ी हलचल दिखी, जब गढ़वाल कमिश्नर विनय कुमार पांडे हेलीकॉप्टर से अचानक रामनगर पहुंचे और नेपा फार्म का निरीक्षण किया। इस दौरे को सामान्य विजिट नहीं बल्कि कुमाऊं के औद्योगिक भविष्य की रूपरेखा माना जा रहा है। कमिश्नर ने काशीपुर रामनगर के बीच मौजूद विशाल भूमि का ग्राउंड असेसमेंट किया और बताया कि नेपा फार्म पावर पॉइंट नई औद्योगिक इकाइयों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। प्रशासन अब नेपा फार्म की भूमि का सर्वोत्तम उपयोग तय करने में जुटा है। वहीं कमिश्नर का कहना है कि ये अभियान युवाओं के लिए रोजगार और निवेश की नई संभावनाएं खोलने वाला कदम है। नेपा फार्म यहीं पे पास में है, भी वहाँ भी विजिट करने जा रहे हैं। और अभी हम लोग खुरपिया और जो फल नगर के पास है प्राक फार्म, तो आपको पता है कि खुरपिया में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर किया है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में। तो अब उसका हम लोग फाइनल स्टेज पर काम प्रारंभ होना है, तो उसकी साइट विजिट के लिए आया था मैं। और वहाँ जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। यहाँ से कुछ ही दूर पर नेपा फार्म भी है, अब वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और जाकर वहाँ भी हम लोगों को ये देखना है कि जो लैंड हमको मिली है उसका हम बेस्ट इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।